हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे प्रीमियर सीरीज़ का एनएमआर का फॉलोइंग वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है बेसिक्स ऑफ एनएमआर, देन मैग्नेटिक रेशो और फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम केमिकल शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे, किसका? टीएमएस का डिस्कशन चल रहा था हमारा कि टीएमएस क्यों टेट्रामेथाइल सिलेन को ही यूज किया जाता है रेफरेंस के लिए। हाँ, जैसे हमने ऐसे एग्जांपल से समझा था कि अगर मान लो कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और उन 50 में से मान लीजिए आपके परसेंटेज जो है वो हाईएस्ट आए हैं, तो क्या कर हाईएस्ट मतलब कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में हाईएस्ट, ठीक है। यानी कि आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसे कंपैरिजन के लिए चाहिए होती है, कुछ कुछ चीज़ें मेजर करने के लिए। जैसे आपको अगर इंटेलिजेंस मेजर करनी है दो इंसानों की, तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। किस बेसिस पे? उसके मार्क्स एंड एवरीथिंग दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। अदरवाइज हम किसी की इंटेलिजेंस को हम माप तो नहीं सकते हैं। वैसे ही कौन सा प्रोटॉन कितना घूम रहा है ये मापना मुश्किल है। ये मापना आसान है कि कौन सा आपका जो प्रोटॉन है वो दूसरे के कंपैरिजन में कितना मतलब घूम रहा है, ठीक है, कंपैरेटिवली, ठीक है। तो उसके लिए हम टीएमएस को स्टैंडर्ड लेते हैं कि टीएमएस चाहे कितने पे भी प्रिसाइज कर रहा हो, किसी भी वैल्यू पे आपका घूम रहा हो, उसके कंपैरिजन में अगर आपका गिवन कंपाउंड ये टीएमएस के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा प्रिसाइज करता है, उसको हम बोलेंगे डाउनफील्ड। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव आती है तो हम उसको क्या बोलते होते हैं? अपफील्ड। क्या बोलते हैं? अपफील्ड, ठीक है। तो अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो आप अपफील्ड जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आप डाउनफील्ड जाते हैं। मतलब कि अगर आपका कोई प्रोटॉन है जिसको आप जो स्टडी कर रहे थे, आपने देखा है कि ये आपकी टीएमएस के कंपैरिजन में 50 हर्ट्ज ज़्यादा प्रिसाइज कर रहा है, यानी कि उसका सिग्नल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बोलेंगे कि आपका जो प्रोटॉन है वो टीएमएस के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसाइज मतलब ज़्यादा प्रिसिशन दिखा रहा है, प्रिसिशन ज़्यादा दिखा रहा है, यानी कि डाउनफील्ड है, ठीक है। चलिए, ओके। अब हम आते हैं आपकी केमिकल शिफ्ट पे। आपका गिवन या कह लीजिए अंडर ऑब्जर्वेशन, या कह लीजिए कि आपका जो अंडर ऑब्जर्वेशन प्रोटॉन है वो टीएमएस से कितना वैल्यू आगे है, ये आपका केमिकल, ये मान लीजिए कि आपका टीएमएस जो है वो 50 हर्ट्ज पे जो है वो घूम रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है। आपका गिवन प्रोटॉन जो है वो मान लीजिए 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस इज योर केमिकल शिफ्ट। क्या कहलाता है ये? केमिकल शिफ्ट। आपका अंडर ऑब्जर्वेशन प्रोटॉन टीएमएस से कितना ज्यादा या कितना कम प्रिसिशन कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज योर केमिकल शिफ्ट, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए आगे, ये सब बातें नॉर्मल सी बातें हैं वैसे। चलिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। कितना ज्यादा आगे बढ़ गया। केमिकल शिफ्ट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अभी मैंने बताया डेल्टा है क्या बच्चों? क्या है? प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कोई भी प्रोटॉन जिसका जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन प्रोटॉन है, माइनस प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस। बोला ना अभी कि अगर आपका टीएमएस 50 हर्ट्ज पे अगर आपका प्रिसाइज
प्रिसाइज कर रहा है, प्रिसेशन कर रहा है, घूम रहा है, और अगर आपका अंडर ऑब्जर्वेशन प्रोटॉन जो है वो आपका सिग्नल मतलब हर्ट्ज 100 हर्ट्ज पे अगर वो प्रिसेशन कर रहा है, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, दिस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट फॉर दिस प्रोटॉन, दिस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट फॉर दिस प्रोटॉन। ठीक है, ओके। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, इसकी प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी में से आपकी टीएमएस की प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी घटा दी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब देखो, आपको पता है ये हर्ट्ज में होती है, ये भी हर्ट्ज में होती है। हमने बोला कोई बात नहीं, हमने बोला कोई बात नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हर्ट्ज में होने दो, ओके है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अब क्या हुआ, मैंने एक 300 मेगाहर्ट्ज का एक लगा लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट लिया। ठीक है, एक 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लिया। उस इंस्ट्रूमेंट में मैं ज़रा माइक चेक कर रही थी, तो हाँ जी, तो मैं क्या बता रही थी कि मान लेते हैं एक मैंने 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट में अपना एक कोई भी एच के सिग्नल को जो है वो पढ़ना शुरू किया। ठीक है, ऑब्जर्व करना शुरू किया 300 मेगाहर्ट्ज में। लेट मान लेते हैं कि जो आपका टीएमएस है वो प्रिसाइज कर जाता है बच्चों 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, वो प्रिसाइज किस पे कर जाता है, 50 हर्ट्ज पे कर जाता है। ठीक है, और मान लो जो आपका 1H जो प्रोटॉन आपका अंडर ऑब्जर्वेशन है वो प्रिसाइज कर जाता है, मान लो 100 हर्ट्ज पे कर जाता है। वो मान लेते हैं प्रिसेशन दिखाता है 100 हर्ट्ज पे दिखा देता है। कितने पे, 100 पे। ठीक है, केमिकल शिफ्ट किसके बराबर आया, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज किसके बराबर आया, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। फिर मैंने क्या किया, फिर थोड़े दिन बाद मेरे इंस्टीट्यूट में एक नया इंस्ट्रूमेंट आया, 300 मेगाहर्ट्ज से जो है वो मान लो 9 मेगाहर्ट्ज का मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आ गया। मैंने सेम सैंपल को फिर से रीड करना शुरू किया। फिर से रीड जब मैंने करना शुरू किया तो क्या हुआ, अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये कि जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है आपकी किसी भी आपके सिग्नल के लिए, किसी भी प्रोटॉन के लिए, वो किसके बराबर होती है, डायमैग्नेटिक रेशियो इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कर दिया, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया पहले के कंपैरिजन में, तो प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, तो प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। जब 300 मेगाहर्ट्ज जब आपके पास था, तब आपकी प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी टीएमएस के लिए 50 हर्ट्ज थी, और आपके 1H जो अंडर ऑब्जर्वेशन था उसके लिए 100 हर्ट्ज थी। अब आपने क्या किया है, अब आपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट की जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो स्ट्रेंथ है, वो 3 गुना बढ़ा दी है, 3 गुना बढ़ा दिया। तो ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा, तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये हमने डायमैग्नेटिक रेशियो की क्वेश्चंस करते हुए किया था। तो तुमने अगर मान लो इसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो अब जो है वो आपका टीएमएस, तो अब बच्चों आपका टीएमएस कितने पे प्रिसेशन दिखाएगा, 3 टाइम्स। पहले 50 पे दिखा रहा था, तो अब 150 पे दिखाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, पहले 100 पे दिखा रहा था, अब कितने पे दिखाएगा ये 1H, 3 टाइम्स 300 पे। तो डेल्टा निकालो, डेल्टा हर्ट्ज में कितना है बच्चों, 300 माइनस 150, 300 माइनस 150 कितना आ गया, ये 150 हर्ट्ज आ गया। पहले जब आपका इंस्ट्रूमेंट अलग था तो आपका डेल्टा कुछ हो रहा था, उसी हाइड्रोजन के लिए जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया आपके इंस्ट्रूमेंट का, तब आपकी डेल्टा की वैल्यू कुछ और आ गई। इससे क्या होगा बच्चों, इससे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या होगा, इससे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इससे ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मान लो ये आपके मान लो इस कंपाउंड की, मान लो इस कंपाउंड के इस
हाइड्रोजन की, इसकी मानो, चलो इस हाइड्रोजन की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है ये। मैंने इथेनॉल प्रिपेयर किया, मैंने बोल दिया इथेनॉल में जो इथेनॉल अल्कोहल का OH का जो हाइड्रोजन है वो उसकी वैल्यू आपकी 50 हर्ट्ज पे आएगी, उसकी वैल्यू आपकी 50 हर्ट्ज पे आएगी। पर जर्मनी में कोई और साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने रीड किया, मेरे पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट था, जर्मनी में जो साइंटिस्ट बैठे थे उनके पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट था। उन्होंने जब इस इंस्ट्रूमेंट से यही डेल्टा वैल्यू निकाली तो उनकी 150 आई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो इंडिया से ऋतु नाम के साइंटिस्ट हैं इन्होंने गलत प्रूव किया है कि ये वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मैं बोलूँगी कि नहीं, ये जो जर्मनी वाले साइंटिस्ट हैं ये इन्होंने गलत जो है इनका कुछ और कंपाउंड बना होगा, इथेनॉल नहीं होगा, क्योंकि इथेनॉल के लिए तो यही वैल्यू आएगी। वो बोलेंगे कि नहीं इथेनॉल के लिए ये वैल्यू आएगी, मैं बोलूँगी ये आएगी, वो बोलेंगे ये आएगी, मैं बोलूँगी ये आएगी। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। आपको क्या पता चल रहा है, इसको फिक्स, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की ज़रूरत तो है। तो इससे क्या किया, इसके लिए क्या किया कि ये जो वैल्यूज आई हैं इसको थोड़े साफ कर देते हैं, ठीक, यहाँ से साफ थोड़ा साफ लिखिए। तो इसके लिए क्या किया कि जो 50 हर्ट्ज वैल्यू आई है यहाँ से जो आपकी डेल्टा हर्ट्ज बच्चों, ये जो आपकी 150 हर्ट्ज आई है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो देखा कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिया था इस वैल्यू को आप उस वैल्यू से ही डिवाइड कर दो, ये हर्ट्ज है, सॉरी ये मेगा हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज है। इसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, इसका 900 वाला था। तो 150 को 900 से डिवाइड कर दो, मेगा हर्ट्ज 900 मेगा हर्ट्ज से कर दो, ये आपका हर्ट्ज है, ठीक है। इनको कैलकुलेट करिए आप, ये आ गया 1/6, लेकिन ऊपर हर्ट्ज है नीचे मेगा हर्ट्ज है, इसको भी जो है ठिकाने लगाना पड़ेगा। यहाँ से 0 ये भी 1/6 हर्ट्ज डिवाइड बाय मेगा हर्ट्ज आ गया है। देख रहे हैं, वैल्यू तो सेम हो गई, वैल्यू तो सेम हो गई, वैल्यू तो सेम हो गई। ये जो यूनिट है बस इसको आपको फिक्स करना बाकी है। तो अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में लिख दो कुछ ना कुछ तो। चलो नहीं तो मैंने तो बताना ही है, देखो सारी है क्या, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1H हाइड्रोजन जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, माइनस प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS डिवाइड बाय, डिवाइड किससे किया बच्चों, आपकी जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कहते होते हैं, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी कहते होते हैं। तो आपकी जो ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। इतना बन गया, इतना बन गया, ठीक है। अच्छा ये किस में आएगी, ये किस में होगी, हर्ट्ज में, ये किस में होगी, हर्ट्ज में। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, थोड़ा ऐसा करते हैं दोबारा से लिख देती हूँ थोड़ा अच्छे से और सुंदर तरीके से। डेल्टा वुड बी इक्वल टू म्यू प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन इन हर्ट्ज माइनस न्यू प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, TMS का, किसमें, हर्ट्ज में, डिवाइड बाय ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी OF लिख देते हैं, OP नहीं, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ये किस में आ रही है आपकी, मेगा हर्ट्ज में।
तो जब भी आपको ऐसा कुछ होता है, ऊपर हर्ट्ज नीचे मेगा हर्ट्ज आता है, तो आप क्या करते हो, मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर दो, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मिटा देती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। बाकी सारे काम तो हो गए हमारे, फॉर्मूला तो हमारा बन गया। ठीक है, अब देखो ये डेल्टा ही है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/6 हर्ट्ज डिवाइड बाय मेगा हर्ट्ज। ये आया है आपका, है ना, ये आया है आपका। तो देखो हर्ट्ज डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करोगे 10⁻6 लिखोगे। लेकिन अब एक बात बताओ, फिर तो ये हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाएगी। इस वैल्यू के लिए आप देखो ना, ये कितनी आएगी वैल्यू, ये 1/6, पहले तो 1/6 को आप निकालोगे, कितना आएगा 0.1, फिर 4 66666 ऐसा कुछ आएगा, डिवाइड बाय 10⁻6 है तो 0.002, 2 4, ये 2 6, और पहले से एक ही पहले से भी था। ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, इनके लिए ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, देखो जरा समझने की कोशिश करना। अगर मान लो आपके मार्क्स आए थे 500 टोटल, मान लो आपके बचपन वाले आपको जरा 11th 12th की याद दिला देते हैं। मान लो 10th में टोटल मार्क्स 500 थे, टोटल मार्क्स 500 थे। आपके मान लो उसमें से 475 मार्क्स आ गए, 475 ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा हुआ तो नहीं होगा, चलो 475 मार्क्स बहुत होते हैं ना 500 से। ठीक है, तो हम क्या करते थे, आपके परसेंटेज मार्क्स निकाल करते थे। परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते थे, जितने आपके मार्क्स आए डिवाइड बाय जितने आपके टोटल थे इनटू 100 करते थे। ये 100 किसके नाम का लगाते थे, परसेंटेज के नाम का लगाते थे। फिर यहाँ से इसको कैलकुलेट करते थे, 5 8 40, 5 9 45, है ना, और ये 25, तो ये आ गया आपका 95%। और 100 के नाम का यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन लगाते थे। ठीक है, सेम करने वाले हैं यहाँ पर भी, सेम करने वाले हैं यहाँ पर भी। 10⁻6 को हटाने के लिए ऊपर भी 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगी, वो तो हमारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, ये तो हमारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। 10⁻6 को हम खत्म करना चाहते थे नीचे से, ये तो खत्म हो जाएगी। इसके नाम का क्या होता है, ये दहाई ऐसे करके लिखते हैं ना, 2 2 4 और ये 2 6, ये क्या होता है आपका, मिलियन होता है कि नहीं होता है, क्या होता है ये आपका, मिलियन होता है ना, है ना, 10 लाख हुआ ना, ये मिलियन होता है ना, मिलियन होता है ना। तो इसको हम क्या लिखते होते हैं, 10⁻6 को क्या लिखते हैं, जैसे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं, वैसे 10⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। क्या लिख सकते हैं इसको हम, पार्ट्स पर मिलियन। फिर आपको 10⁻6 नीचे वाले की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, नीचे वाले की टेंशन लेने की जरूरत कोई भी आपको नहीं रहेगी। ठीक है, ओके, ये तो आपस में कट ही जाएंगे, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये क्या यूनिट आ जाएगी इसकी, ppm। तो इस तरीके से आपकी 10⁻6 की जगह आपका सॉल्यूशन होके वैल्यू किस में आ जाएगी, ppm में। ये आप ऊपर ये हर्ट्ज में रखोगे, ये मेगा हर्ट्ज में रखोगे, और वैल्यू आएगी किस में बच्चों, ये ppm में वैल्यू आएगी, किस में आ जाएगी, ppm में वैल्यू आ जाएगी। आपको ये 10⁻6 हटाने के लिए ये इंट्रोड्यूस करना पड़ा है, बस उसकी वजह से यहाँ पे ppm वैल्यू लेते होते हैं। ठीक है, ओके, कर लेंगे, डन, ओके। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चंस जो है हम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या स्टफ रहता है, क्वेश्चन रहता है। तो इसको हम जरा ऐसा करेंगे,
इसको हम जरा ऐसा करेंगे, साइड में लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे काम में आने वाला है बार बार में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई थिंक यहाँ तक का दिख रहा होगा आप लोगों को कैमरे में, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है। ओके चलो काम पे शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट सोल्व कर। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। आपको प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी दे देगा आपके प्रोटॉन की, टीएमएस की दे देगा, बोलेगा कि डेल्टा पीपीएम निकाल दे, पीपीएम निकाल, डेल्टा पीपीएम निकाल दे, मतलब कि पीपीएम के यूनिट में, पीपीएम की यूनिट में निकाल दो। ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी जब आपकी क्या हो, मेगाहर्ट्ज में दी हो, तो आप इसको पीपीएम में कैलकुलेट करके लिख दो, ठीक है। ओके ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, अच्छा ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी भी देगा या पीपीएम में वैल्यू दे देगा, हर्ट्ज में पूछ लेगा, हर्ट्ज में आपको पूछ लेगा वैल्यू, ठीक है। ओके है, ओके। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन माइनस प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर टीएमएस, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इन हर्ट्ज। ये तो कहते थे ना डेल्टा, ये तो इन हर्ट्ज डेल्टा को ये तो कहते थे ना हमने, अच्छा उल्टा ही दिया है शायद, चलिए कोई बात नहीं। हमने शुरू में ही क्या बोला था कि जिस भी वैल्यू पे, जितने भी हर्ट्ज पे आपका टीएमएस प्रिसेशन दिखा रहा है और जितने में भी आपका कोई एक हाइड्रोजन प्रिसेशन दिखा रहा है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है डेल्टा कहलाएगा। ये किसके बराबर आएगा, प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ योर गिवन हाइड्रोजन माइनस प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइनस प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ योर टीएमएस। एंड ये सारी बातें किस में हो रही हैं, हर्ट्ज में हो रही है ना। यही बोलते थे ना, हर्ट्ज में तो यही बोलते थे। फिर हमने बोला कि नहीं नहीं, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग आ रही है, तो इंस्ट्रूमेंट की जो ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड करो। डिवाइड करके हमें पता चला कि अभी ये मेगा हर्ट्ज में, ऊपर हर्ट्ज में, तो इसको हर्ट्ज में चेंज किया तो नीचे 10⁻⁶ आ गई थी, उसको अवॉइड करने के लिए इसको पीपीएम में लेके आई, है ना। तो आपको पता चल रहा है कि अगर डेल्टा हर्ट्ज में अगर आपसे पूछने लग जाए तो कुछ नहीं, बस आपका जो प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन के लिए दी होगी माइनस में जो टीएमएस के लिए दी होगी, बस यही होगा आपका प्रिसेशन, ठीक है। प्रिसेशन इन क्या, हर्ट्ज, ठीक है। चलो डिवाइड बाय, ये क्या है, डिवाइड बाय ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, ये किस में रखनी होती है, मेगाहर्ट्ज में रखनी होती है। वैल्यू ये टोटल किस में आती है, पीपीएम में आती है, ठीक है। इतना समझ आता है। चलिए क्वेश्चन पे शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, इवन अ सेकंड, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम सॉरी, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी हर्ट्ज, मेरे पास यहाँ पर एक असाइनमेंट टाइप है, ठीक है। मेरे पास इसमें क्वेश्चन है, देखिए आपको बताती हूँ। हाउ मेनी, आप लोग जो है नोट डाउन करिए साथ के साथ। हाउ मेनी हर्ट्ज डज 1 ppm कॉरेस्पॉन्ड टू, वो हाउ मैनी वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा फास्ट करने के लिए आगे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिला। हाउ मैनी हर्ट्ज डज 1 ppm correspond to, जब correspond to for a NMR spectrometer operating at, for a NMR spectrometer operating, operating at 60 megahertz
60 megahertz and 100 megahertz, 100 megahertz। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 1 ppm को हर्ट्ज में बताओ कितना होगा। 1 ppm को हर्ट्ज में बताओ कितना होगा। अगर आपको ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी क्या क्या दूं, 60 मेगाहर्ट्ज दूं और आपकी 100 मेगाहर्ट्ज दूं। ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर 60 मेगाहर्ट्ज दूं और 100 मेगाहर्ट्ज दूं। शुरू हो जाओ, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैच करो। तो डेल्टा इज इक्वल टू, आपको वहां से पता है पीपीएम में उसने वैल्यू पहले दे दी 1 ppm, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा इन हर्ट्ज हमें पता करना है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 दे दी, यहाँ से डेल्टा हर्ट्ज कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, 60 हर्ट्ज आ गया कि नहीं आ गया सबका। और 100 अगर इसकी जगह होगा तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा, 100 होगा इसकी जगह तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अभी फॉर्मूलाज दोनों ही मैं यहाँ पे रख के रखूंगी ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन है आप फटाफट ठीक से यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए इसको देख के। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन, एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 मेगाहर्ट्ज द शिफ्ट ऑफ रेजोनेंस फ्रॉम टीएमएस ऑफ अ प्रोटॉन विद केमिकल शिफ्ट ऑफ 2 ppm के सेम सिमिलर सा क्वेश्चन है। एट एन operating frequency of 350 मेगाहर्ट्ज, अगर कहते 350 मेगाहर्ट्ज की अगर मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे दूं तो क्या होगा, 350 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। what will be the resonance, what will be the resonance from TMS for a proton having या precession at 2 ppm। सॉल्यूशन आपको बताना है। चलो इसको तो क्यों ही साफ करेंगे, मेरे को ध्यान रखना। हाँ जी, क्या दिया हुआ है, प्रीसेट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है उन्होंने 350, ठीक है। फिर आपको क्या दिया है, रेजोनेंस फ्रॉम टीएमएस कह रहा है, देखो ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, सीधा नहीं बोल रहा कि केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज निकाल दो, कह रहा है कि ये बता दो टीएमएस से कितना दूर जाके आपका प्रोटॉन रेजोनेंस करेगा अगर वो 2 ppm पे ऑलरेडी प्रिसेशन दिखा रहा है तो, यानी कि इतने ppm पे ऑलरेडी प्रिसेशन दिखा रहा है, यानी कि केमिकल शिफ्ट ppm में दे रखा है उसने। और पूछ कितना रहा है कि रेजोनेंस प्रोटॉन की रेजोनेंस फ्रॉम टीएमएस कितना दूर कहते जाके प्रिसेशन दिखाएगा, यानी कि आपको हर्ट्ज में पूछ रहा है और ppm में दे रहा है, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू डेल्टा हर्ट्ज आपको निकालना है डिवाइड बाय
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी उसने 350 आपको दे ही रखी है, तो डेल्टा हर्ट्ज की फॉर्म में कितना आ गया 2 × 350 यानी कि 700 कुछ आ गया है ना, इनके 700 हर्ट्ज कुछ आंसर आ गया। ओके है, चलें आगे, चलिए आगे। कुछ तो रिंग घूम रही है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। इस सेशन में इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो लगा देंगे, उससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आगे देखिए, आगे है आपको द सिग्नल ऑफ OH in 1H NMR, द सिग्नल ऑफ OH in 1H NMR। 1H NMR में OH के सिग्नल आपको बताने हैं of benzyl alcohol in 60 MHz NMR instrument, of benzyl alcohol in 60 MHz instrument इतना इंस्ट्रूमेंट, इतनी स्ट्रेंथ का इंस्ट्रूमेंट है, was found to be at 144 Hz, was found to be at 144 Hz, 144 हर्ट्ज का आपको बताना है। 144 हर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी देन TMS, हायर frequency than TMS। इतना ही घुमा सकता है क्वेश्चन को, इतना ही अजीब से बना सकता है स्टेटमेंट को। कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट ऑफ OH in ppm, कैलकुलेट द डेल्टा, ये केमिकल शिफ्ट ऐसे लिख देते हैं, पूरा पेपर में लिखा मिला एकदम से तुमने इससे पहचाना नहीं। केमिकल shift in ppm for the OH प्रोटॉन के लिए आपको केमिकल शिफ्ट ppm में बताना है। ठीक है, आप देखो, आप देख लो क्या कह क्या रहा है, आप लोग जरा समझने की कोशिश करिए कि मैंने एक OH देता NMR, एक OH सिग्नल, OH प्रोटॉन का सिग्नल जो है मैंने 1H NMR में किसी बेंजाइल अल्कोहल के लिए, बेंजाइल अल्कोहल कौन सा होता है, ये बेंजाइल अल्कोहल होता है। कहता है इसके लिए मैंने एक NMR रीड किया, उस NMR में ये जो आपका OH है, इसका जो ये ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ ये प्रोटॉन है, इसको मैंने रीड किया एक इंस्ट्रूमेंट में। क्या इंस्ट्रूमेंट था, कितने का इंस्ट्रूमेंट था, 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था। 60 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होगा बच्चों, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी वो 60 मेगाहर्ट्ज मिलेगी। कितनी है फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 60 मेगाहर्ट्ज मिलेगी। ठीक है, हमने बोला ओके फाइन डन थैंक यू। फिर बोला क्या बोला, द सिग्नल ऑफ OH in 1H NMR of benzyl alcohol in 60 megahertz instrument was found to be at 144 Hz higher frequency than TMS। कहता है अगर TMS कहीं पे भी आया है उससे 144 हर्ट्ज ऊपर आपका OH का सिग्नल आया है। और हम तो इस डिफरेंस को क्या कहते थे, डेल्टा हर्ट्ज कहते थे। क्या कहते थे, डेल्टा हर्ट्ज कहते थे कि अगर TMS से जितना भी ऊपर आपका OH आए, हमने को अपने को मतलब नहीं है कितना भी आए, ठीक है, तो जितना भी ऊपर जो आगे जो है आपका सिग्नल आएगा उसको आप डेल्टा हर्ट्ज
बोलेंगे। ये जो डिफरेंस आएगा दोनों के सिग्नल के बीच का, इसको हम डेल्टा हर्ट्ज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि डेल्टा इन हर्ट्ज वैल्यू आपको दे रखी है, डेल्टा इन हर्ट्ज आपको दे रखा है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बस आपको पीपीएम में पूछा है, डेल्टा पीपीएम में पूछा ही नहीं, डेल्टा हर्ट्ज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपको मेगा हर्ट्ज में रखना है। ठीक है, 2 × 10⁻⁶ वो सब करने की जरूरत नहीं है वैसे, बस सीधा आप वैल्यूज को रखो और आपका सारी की सारी वैल्यू हमने बनाया है ना, फॉर्मूला हमने फॉर्मूला बना रखा है। ठीक है, बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वरना दिमाग बहुत बार ऐसे बच्चों का जो है कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, ये मेगा हर्ट्ज में, ये हर्ट्ज में है, इसको हटा के 10⁻⁶ करना पड़ेगा, फिर क्या करूँगा तो वैल्यू अजीब सी आ जाएगी। ये सब मत करना, उसको 10⁻⁶ के सारे पंगे को हमने दूर कर दिया यहाँ पे ये पीपीएम नाम की वैल्यू बात को चिपका के। ठीक है, ओके, तो ये 60, ये कितना दे रखा है, 144 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 144 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 60 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ओके, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कर लेना। ओके, चलो ओके, अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, इसको यूज करना आपको आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं सब बच्चे, आगे चलेंगे। चलो आपको पिछला में फॉर्मूला तो आ ही गया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपका क्वेश्चन है द सिग्नल ऑफ CH2 प्रोटॉन इन 1H NMR ऑफ बेंजीन। अच्छा ये हो गया ना, नहीं है, ये एक और बेंजाइल अल्कोहल का एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, वैसे ये पीपीएम में वैल्यू दे रखी है, हर्ट्ज में पूछी हुई है, ये सब बातें करे जा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। अ 252 हर्ट्ज अपफील्ड सिग्नल ज़्यादा ऊपर हो रहा होगा ना, सबका वीडियो में दिखे ना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, A 525 हर्ट्ज अपफील्ड सिग्नल है कोई, is processing 250 hertz of resonance frequency, is processing in, ठीक है, is processing in 600 लगा दो, 600 megahertz of resonance frequency। ठीक है, इतनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आपका फील्ड सिग्नल आया है बेटा। व्हाट वुड बी द केमिकल शिफ्ट, what would be the क्या पूछा, what would be the chemical shift in PP, what would be the chemical shift in PP। ठीक है, अब हमें क्या पता है, देखो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि अगर मान लो TMS से ऊपर आए तो डाउन फील्ड बोलेंगे, नीचे आए तो अप फील्ड बोलेंगे। बोला था उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला हुआ कि ये आपका इतना अप फील्ड आया हुआ है, इस तरफ क्या बोला था, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपका एक सिग्नल है जो इतनी फ्रीक्वेंसी में इतनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में प्रिसेशन दिखा रहा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी में प्रिसेशन दिखा रहा है, कितना 525 अप फील्ड, यानी कि इतना दूर जाके 525 हर्ट्ज दूर जाके, ठीक है, अप फील्ड जाके दिखा रहा है, सिग्नल दिखा रहा है।
कहता है इसकी वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ppm में निकाल दो। तो ये तो आपको पता है, तो ये तो आपको पता है कि TMS से इस तरफ केमिकल शिफ्ट, चाहे हर्ट्ज में हो, नहीं सॉरी ppm में अगर इस तरह वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव आएगी, इस तरह वैल्यू आपकी डेल्टा की ppm की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि हम TMS को 0 पे मान के चलते होते हैं जब ppm में बात करते हैं। ठीक है, ओके, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसका डिस्कशन हमारा ज़्यादा हुआ नहीं कि क्या होता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे हर्ट्ज में, चाहे जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे आपका ये TMS घूम रहा हो, ppm में हम इसको 0 मान लेते हैं। अब इससे जितना भी ज़्यादा आगे आपका जो सिग्नल अंडर ऑब्जर्वेशन है वो होगा, वो आपका डाउन फील्ड कहलाएगा, वो आपका डाउन फील्ड कहलाएगा, और वैल्यू ppm में पॉजिटिव में आएगी। जितना अप फील्ड होगा, जितना आपका सिग्नल अप फील्ड होगा, 0 से इस तरफ उसकी वैल्यू आएगी, और डेल्टा ppm में आपका कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, हो जाएगा ये तो। ठीक है, चलो यहाँ जाओ। तो ये सब हमने पढ़ा था, यानी कि अगर वैल्यू अप फील्ड दे रखी है, अप फील्ड वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू दे रखी है आपको डेल्टा हर्ट्ज की। ये आपको अप फील्ड वर्ड से समझना है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना है। क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। ठीक है, बस फिर तो डेल्टा ppm में पूछा है, डेल्टा ppm तो निकाल दोगे। डेल्टा ppm इज इक्वल टू -525 डिवाइड बाय 600 मेगाहर्ट्ज है ये। ठीक है, तो 0 से 0 तो क्या ही कैंसिल करोगे, तो 600 से कैंसिल करके देखते हैं कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8 से जाएगा, ठीक है, 4 बचेगा, 6 7 42 कुछ आएगा। ठीक है, फिर बचेंगे 45 में से 42 जाएंगे 3। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, है ना, पॉइंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड में 100 है ही, तो वैल्यू क्या आ गई, -0.875। ये आपका ppm में वैल्यू, ये आपका ppm में वैल्यू। तो समझने वाली बात थी एक तो कि अब फील्ड का मीनिंग क्या है, नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन में आपको एक पॉजिटिव वैल्यू भी दे देगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे साइन लगना है, तो आप वो पॉजिटिव वैल्यू को लगा के आंसर को बेस्ट कराओगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर बच्चा आपको देगा तो उसका भी मीनिंग समझना है आपको कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देने का मीनिंग क्या है, कि आपको ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी दे रहा है। ठीक है, ये सारी बातें तो हमें समझ में आती हैं। ऐसा लगता है इसको तो अनडू करते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, छोड़ो। क्वेश्चन करो आगे एक सुंदर, व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ इज नीडेड टू जनरेट, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ is needed to generate। कहता है कि ऐसी कितनी फील्ड आपको स्ट्रेंथ, व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ इज नीडेड टू जनरेट अ 250 मेगाहर्ट्ज 1H स्पेक्ट्रम ऑफ ए 250 मेगाहर्ट्ज 1H स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम, ठीक है, शुरू हो जाए सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ शुरू हो जाएंगे। आ जाओ, चलो, बोल रहा है
कि 250, देखो आपको पूछ क्या रहा है, कहता है कि व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ इज नीडेड टू जनरेट 250 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। वो आपको फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, यानी कि आपको पूछ रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है, किसमें, टेस्ला में पूछ रहा है। ठीक है, किसमें पूछ रहा है, टेस्ला में। अब समझने वाली बात है, ठीक है। हमने जब जो आपकी प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी है जब वो पढ़ते हैं ना तो हम ऐसे बोलते हैं कि आपकी जो भी कोई भी प्रोटॉन के लिए प्रिसेशन, प्रोटॉन ही नहीं मतलब किसी भी न्यूक्लियस के लिए आपकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड के। फिर हम कहते थे कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो आप हटा दो, गामा लगा दो इसकी जगह। इसको क्या बोलते थे, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते थे, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। फॉर 1H NMR गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसके बराबर आती थी, 42.7 समथिंग के बराबर आती थी ना। किसके बराबर आती थी, 42 पॉइंट समथिंग के बराबर आती थी, 557 के बराबर आती थी, सॉरी 57 के बराबर आती थी, है ना, वही मुझे शक था, 57 के बराबर आती थी। एक्चुअली आती कैसे थी बच्चों, ये हम ये कहते थे कि अगर ये B0 को आप 1 टेस्ला कर दो, अगर B0 की वैल्यू 1 टेस्ला कर दो, तब आपका जो आपका 1 हाइड्रोजन है 1H है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे घूमेगा, वो कितनी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी पे घूमेगा, वही उसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगी, वही उसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगी। और वो होती थी ये, वो होती थी बच्चों ये। यानी कि बच्चों यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि फॉर 1 टेस्ला इन 1H NMR के अंदर आपकी जो 1H की प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी है वो 250 मेगाहर्ट्ज, सॉरी वो 42.7 मेगाहर्ट्ज है। वो पूछ रहा है कि अगर 250 मेगाहर्ट्ज पे 1H के स्पेक्ट्रम को मैं जनरेट करने लग जाऊं तो स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है दैट 42.57 मेगाहर्ट्ज प्रिसेशन frequency generated from कितना 1 टेस्ला मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पूछा कितने से है, 250 मेगाहर्ट्ज प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी जनरेटेड फ्रॉम तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 42.57 इंटू 250, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपका वैल्यू जो है वो टेस्ला में आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा टेस्ला में आएगा। मान लो बच्चों अगर वो 1H की जगह यहाँ पे 13C कर देता कि 13C स्पेक्ट्रम में बताओ, तो आपको पता है 13C के लिए आपके गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू 10.7 मेगाहर्ट्ज प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी जनरेट्स 1 टेस्ला स्ट्रेंथ, तो 250 मेगाहर्ट्ज कितना करेगा, तो 250 मेगाहर्ट्ज कितना करेगा 1 टेस्ला डिवाइड बाय 10.7 इंटू आपका 250 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये आपकी फील्ड स्ट्रेंथ आ जाए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, ओके हो जाएगा। मैं थोड़ा बीच में पानी पी लूं, थोड़ा बीच में पानी हो जाए। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा
अजीब सा क्वेश्चन है ये, मैं ज़रा ये असाइनमेंट को साथ लेके ही लिखती हूँ कि एक आपके पास क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अ प्रोटॉन इतनी ऊपर दिख नहीं रहा होगा, फिर से एकदम ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। अ प्रोटॉन हैज, एक प्रोटॉन के पास हैज रेजोनेंस 90 हर्ट्ज, इसकी 90 हर्ट्ज रेजोनेंस है डाउन द TMS when field strength is 1.4 टेस्ला। जब आपकी फील्ड स्ट्रेंथ जो उसने 1 टेस्ला दे रखी है, क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन जो है वो रेजोनेंस करता है, मतलब कि उसकी आपकी प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है TMS से, डाउन द TMS से डाउन फील्ड दे रखी है, ठीक है, ओके। यानी कि आपकी डेल्टा इन हर्ट्ज दे रखी है, व्हेन फील्ड स्ट्रेंथ इज 1.4, जब आपकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या है 1.4 है, 1.4 टेस्ला है। बच्चों फील्ड स्ट्रेंथ की फॉर्म में बात कर रहा है, आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ दे रहा है, टेस्ला की फॉर्म में बात कर रहा है। तो मैक्स टू मैक्स इस तरीके का क्वेश्चन टफ कर सकता है इस कैलकुलेशन में, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आगे है, and the oscillator frequency is 60 megahertz. What will be the shift हर्ट्ज में आपको बताना है, what will be the shift if the field strength is increased to 2.82 Tesla, and oscillating frequency to 120 megahertz। कहता है अगर 120 मेगाहर्ट्ज तक ले जाऊं आपकी, ठीक है। इसके साथ आपके इसके असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो है मोस्टली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ क्या क्या दे रहा है। कहता है कि मैं दे रहा हूँ अ प्रोटॉन हैज रेजोनेंस 90 हर्ट्ज डाउन द TMS, यानी कि डेल्टा इन हर्ट्ज तो दे रहा हूँ 90 हर्ट्ज, when the field strength is 1.4 टेस्ला। ठीक है, प्रोटॉन की बात कर रहा है, 1H की बात कर रहा है, ठीक है। 1H में हमें पता है कि एक टेस्ला की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 42.57 मेगाहर्ट्ज होती है।
उसने B0 कितना दे दिया 1.4 टेस्ला, तो कितनी होगी 42.57 इंटू 1.4 कितनी आ जाएगी 60 मेगाहर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, हमारा जो टेंशन है बच्चों इसके बारे में, हमारी इस स्टेटमेंट के बारे में टेंशन सिर्फ इतनी ही है कि कहीं पे भी वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा है, सारा का सारा फील्ड स्ट्रेंथ की फॉर्म में बात कर रहा है। किसकी फॉर्म में? फील्ड स्ट्रेंथ की फॉर्म में बात कर रहा है। चलो इसके बारे में हम बात कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो आपको दिख रहा है इनडायरेक्टली उसने आपको क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दिख नहीं रहा, इनडायरेक्टली दे रखा है। इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं ना कि एकदम शुरू से एकदम डीप से प्रोटॉन एनएमआर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ये नहीं पता होता कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये गायरोमैग्नेटिक रेशो, ये सब बताते क्या है ना, फिर आप क्वेश्चंस में अटकते हो। चलो ठीक है कोई बात नहीं। और क्या दे रखा है, फिर कहता है एंड द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, चलो दे ही दिया यहाँ पे तो इन्होंने ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज है, नहीं भी दिया होता तो हमने निकाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं था। व्हाट विल बी द शिफ्ट इन हर्ट्ज इफ द फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड टू, कहता है क्या आपका डेल्टा हर्ट्ज होगा अगर मैं फील्ड स्ट्रेंथ को बना दूं ये B0, देखो यहाँ से यहाँ ले आया है 2.82 टेस्ला, ठीक है 2.82 टेस्ला ले आया है, ठीक है 2 टाइम्स कर दिया है ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कर दिया है। और एंड ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 120, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 120 मेगाहर्ट्ज। कहता है देखो 60 हर्ट्ज है, 120 हर्ट्ज, कहता है इसको ले जा रहा हूँ, इसको भी 2 टाइम्स ऑलमोस्ट कर रहा हूँ, बता दो आपका डेल्टा इन हर्ट्ज कितना हो जाएगा, बता दो आपका डेल्टा इन हर्ट्ज कितना हो जाएगा। हर्ट्ज में पूछ रहा है ना सिर्फ, है ना, पीपीएम में तो नहीं पूछ रहा, देखें पीपीएम में तो नहीं पूछ रहा, मेरे हिसाब से तो पीपीएम में नहीं पूछ रहा है, नहीं कहीं नहीं बोला उसने, बोला भी होता तो वो भी कर देते, उसका भी कोई दिक्कत नहीं था, है ना, वो भी कर देते, उसका भी कोई हमको दिक्कत नहीं था। चलो पीपीएम का बाकी हमको यहाँ पे ऐसे यूज हो जाएगा। देखो वैसे तो देखो तुमको पता चल रहा है कि बस सारी चीजें ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो रही हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा पीपीएम निकाल सकते हो। हमने क्या बोला था, डेल्टा पीपीएम की फॉर्म में आप चाहे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स कर दो। याद है मैंने लेक्चर के एकदम शुरू में कहा था कि अगर मैं 300 मेगाहर्ट्ज में अगर आपकी रीडिंग लेती हूँ तो रीडिंग 50 हर्ट्ज आ रही थी डेल्टा की, हर्ट्ज की फॉर्म में, लेकिन अगर 900 में ले रही थी, जब 900 में रीडिंग ले रही थी तो आपकी रीडिंग कितनी आ रही थी बच्चों, 150 हर्ट्ज आ रही थी। हर्ट्ज में चेंज हो रही थी, इसलिए हमने इसको किस में चेंज किया, ये हर्ट्ज की वैल्यू को किस में चेंज किया, हमने पीपीएम में चेंज किया। पीपीएम में क्या होगा, चाहे तुम्हारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तुम कितना भी बदल लो, एक पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए पीपीएम में वैल्यू हर इंस्ट्रूमेंट में सेम रहेगी, इसीलिए हमने वो सारी की सारी कैलकुलेशन की थी, ठीक है। याद है ना मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल को डिस्कवर करूँ, कोई जर्मनी में डिस्कवर करे, मेरे लिए छोटा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में 50 हर्ट्ज वैल्यू आ रही है, जर्मनी वाले साइंटिस्ट के पास बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी वैल्यू 150 आ रही है तो दोनों के तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, इसलिए डेल्टा की ऐसी वैल्यू निकालनी जरूरी थी जो हर एक इंस्ट्रूमेंट में सेम आए, इसीलिए हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया था और फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। तो डेल्टा पीपीएम में यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा पीपीएम में कितनी वैल्यू आएगी, 90 डिवाइड बाय 60, ये क्या आ गया 3/2 पीपीएम, 3/2 पीपीएम। अब मैंने क्या कहा कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहे बदल दो, तुम्हारी
जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में वो बदल जाएगी, लेकिन पीपीएम में वैल्यू सेम ही रहेगी। तो अगर तुमने इंस्ट्रूमेंट पहले 60 मेगाहर्ट्ज का ले रखा था, अब 120 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, बट वैल्यू डेल्टा की पीपीएम में सेम रहेगी, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू, ये तो निकालना ही है, डेल्टा हर्ट्ज में डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 120। तो आपकी डेल्टा वैल्यू हर्ट्ज में कितनी आ गई बच्चों, 3/2 इंटू 120, यानी कि 180 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, और मैं तो कह ही रही थी कि आप इसको 2 टाइम्स कर रहे हो, इसको भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कर रहे हो, तो ये भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने एकदम शुरू में ही आपको समझा दिया था कि 300 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में मेरी वैल्यू जो है वो 50 हर्ट्ज आई थी डेल्टा की, एक प्रोटॉन के लिए। ठीक है, फिर मैंने जब उसको 900 मेगाहर्ट्ज किया तो सारी की सारी वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएंगी, तो डेल्टा की वैल्यू भी मेरी 3 टाइम्स आई थी, याद है? ठीक है, शुरू में बता दिया था वैसे, पर चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देख के ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ऐसी ऐसी भाषा में, ऐसी ऐसी लैंग्वेज में वो हमसे बात करने वाला है, कहाँ पे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारी डेल्टा पीपीएम, डेल्टा हर्ट्ज, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी, प्रेसेशन डेल्टा इन हर्ट्ज, और ये सब सारी की सारी बातें, टेस्ला वेस्ला, सारे के सारे जो तरीके के क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे अप्रोच कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी मतलब डाउट रहता है आपके मन में कि हाँ नहीं टॉपिक मेरा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रह रही है। और आपकी जो मतलब हमारी जो ऐप है उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और डू चेक इट आउट। हमने डिफरेंट जो हमारे कोर्सेज हैं, आपकी जो तैयारी है उससे रेजोनेट करने वाले कोर्सेज को चेकआउट करिए। आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट जो www.bansalacademy.com है उस पर विजिट करके अपने डिफरेंट जो क्वेरीज हैं उनको दूर करिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।